बॉडी का ऊपर काम कर सकते हैं और धीरे धीरे वो माइंड के जैसे उतना फास्ट नहीं है, लेकिन बॉडी के ऊपर काम करते करते ब्रेथ एंट्री करेगा और बोलेगा भाई आपके साथ में रहूँगा, आप थक रहे हो, मेरे बिना आप अच्छा चल नहीं सकते। तो फिर धीरे धीरे ब्रेथ जो है विथ इंटरप्शन। योग एक धर्म नहीं है। योग शरीर, मन और आत्मा को एकत्रित करने वाला माध्यम है। और माध्यम तो क्या कहें, हम कहें विज्ञान है। और इसी विज्ञान को आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर और आप सुन रहे हैं द अंकुर वार्शिनी शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अभय कैस्थे, जो कि फाउंडर हैं श्रीकांत योगा सेंटर के और जो बेलगाम कर्नाटका में लोकेटेड है। इसके साथ साथ सर अयंगर योगा के एक एक्सपर्ट हैं और आज हम इनसे जितनी भी योगा के प्रति जो लोगों के मन में सोच है और जो भी चीज़ें जानना चाहते हैं लोग बाग योगा के प्रति, वो हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? नमस्कार, सब ठीक है। सबसे पहले सर ये बताएं कि आप, जैसे मैंने आपके बारे में स्टडी कर रहा था, तो आपने BMHS, जैसे आपने बताया होम्योपैथिक के अंदर भी आपकी एक क्वालिफिकेशन रही है, तो इसके साथ साथ मतलब योगा कैसे आपने मतलब रूट किया अपने आप को? जैसे ही मेरा मेडिकल सिस्टम ख़त्म हो गया होम्योपैथी, वैसे मैं अपने पिताजी का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं गुरुजी के पास गया था, क्योंकि पिताजी खुद योगा करते हैं और जब मैं स्कूल को जाता था उसी वक्त उनको देखने वाला प्रैक्टिस करते वक्त। और जैसे ही मेरा मेडिकल ख़त्म हो गया, जैसे मेरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चालू हो गया था और उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब बार बार गुलबर्गा एक शहर है, उधर मेरा मेडिकल चालू था और जैसे ही लास्ट ईयर को मैं पहुंचा, उधर कुछ ऊपर वाला जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चालू हो गया, इन्फेक्शन वगैरह। देन डॉक्टर बोलने लगे कि तू अपना एंटीबायोटिक टैबलेट्स ले लो। उसका असर बहुत बुरा पड़ता था। तो फिर पिताजी बोलने लगे अब थोड़ा योगा करके देखो। तो फिर मैं शीर्षासन सर्वांगासन करने लगा, जितना आता है उतना, जो भी मैं चाइल्डहुड में उनसे सीखा था। अच्छा। उसके बाद पिताजी जैसे बोलने लगे कि मैं वैसे मेडिकल सिस्टम में जो प्रैक्टिस करने वाला था, उससे पहले तुम जाओ और थोड़ा बहुत सीख के आ जाओ गुरुजी के पास, द पुणे इंस्टीट्यूट, अयंगार जी का जो इंस्टीट्यूट है पुणे में। तो फिर उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उधर मैं गया और सीखने लगा। इतना अच्छा लगा वहाँ, जो है सब मैं देखने लगा जो मेडिकल सिस्टम में होती है, कि हर वक्त जो मेडिकल क्लास में जो रहता था, जैसे उनको ट्रीटमेंट देते थे, तो उसको मैं मेडिकल वाला अप्लाई करते हुए कितना अच्छा है ये ट्रीटमेंट, और सोचने लगा कि भाई इसको भी हम अपना प्रैक्टिस के साथ जोड़ना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हुआ क्या कि वो अपना क्लासेस जो लेते थे मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो क्लास में इतना अच्छा लगने लगा कि बॉडी मन जो उसमें जो रेज आने लगे, जो अपना एनर्जी आने लगा, उसका असर वहाँ दिमाग तक जाने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी और ताकत बहुत, फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल सब बढ़ने लगा। तो फिर मैं सोचने लगा कि थोड़ा बहुत इसको भी हम एज ए सपोर्टिव सिस्टम। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि जैसे कि अभी मैं जो कुछ भी सीखा हूँ मेडिकल सपोर्ट, उसको लेते हुए क्लासेस लेना है और थेरेपी तो है ही। तो इसलिए बाद में एट लास्ट मैं ट्रायल बोल के मैं चालू किया था, और जैसे जैसे वो रिजल्ट लोगों को मिलने लगा, क्लासेस भी लेने लगा, बस इसको ही मैं अपना के वो एक सिस्टम चालू कर दिया कि बस योगा क्लासेस एंड योगा थेरेपी यूजिंग आवर मेडिकल सिस्टम। अच्छा, तो आप मतलब इंटीग्रेट करते हैं दोनों चीज़ों को, योगा को अपने मेडिकल इंटीग्रेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि इवन हम यहाँ गए ना पुणे में, वहाँ लाइब्रेरी में गुरुजी इंस्ट्रक्शन देते थे कि तुम पढ़ो, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि योगा एक ऐसा सिस्टम है, करना चाहिए, उसमें एक्शंस रहते हैं, वो एक्शन के पीछे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अप्लाई होता है। जैसे ही मैं गुरुजी का लेक्चर सुनने वाला, जैसे उनका क्लास या वर्कशॉप्स, मतलब इंटेंसिव क्लासेस वगैरह रहता था, वो सेम एक्शंस मैं खुद जब करता था, मेरा मेडिकल सिस्टम मेरा बॉडी के ऊपर अप्लाई करता था। जो कि शोल्डर रोल करिए, क्लास में रहने वाला है, शोल्डर रोल करिए, मतलब मेरा जो एनाटॉमी है वो दिमाग में आने वाला, शोल्डर रोल किया, शोल्डर रोल करते ही चेस्ट ओपन होने वाला, तो ट्रापीजियम नीचे लेना है, ट्रापीजियम नीचे ले लिया,
तो एनाटॉमी सब मेरा दिमाग में आने लगा कि ये ट्रेपीजियम नीचे ले लिया, गर्दन सीधा होने लगा, तो फिर ये सिर्फ शोल्डर रोल नहीं है, ये तो शोल्डर के लिए है, ये गर्दन के लिए है, चेस्ट ओपन होने लगा तो हार्ट लंग्स के लिए है। तो फिर जैसा हम इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करने लगे तब मालूम होने लगा कि ये योग है, ये प्रैक्टिकल योग है। अपने को सिर्फ शोल्डर नहीं रोल कर रहे हैं, कहीं तो अन्नमय से प्राणमय की तरफ जा रहे हैं। लंग्स, हार्ट, जो अंदर ब्लड सिस्टम, ब्लड सर्कुलेट होता है, उसके ऊपर भी असर पड़ता ही जाएगा। उसके बाद नर्वस सिस्टम का ऊपर भी पड़ता जाएगा, वो जो हम मेंटल लेयर बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल लेयर बोल सकते हैं। तो फिर जैसा ही हमारा प्रैक्टिस वही एंगल में करते जाएंगे और हायर साइड जाएंगे, जैसे कि ताड़ासन ये बेसिक है, और वही एग्जैक्टली ताड़ासन को इन्वर्ट कर दिया तो वो शीर्षासन हो जाएगी। बिल्कुल। तो शीर्षासन एक इन्वर्टेड ताड़ासन है। तो ताड़ासन ए प्रॉपरली स्केलेटल बॉडी को अरेंज करने के बाद ही शीर्षासन होना चाहिए। जैसे कि ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि एक बेड है, बेडशीट का ऊपर, बेडशीट जो हम बेड के ऊपर बिछाते हैं, हाँ, उसको हम डालते हैं, डालने के बाद क्या करते हैं, हम उसको स्प्रेड करते हैं। तो ये बेड जो है ये बोन्स में अप्लाई करता हूँ। अपना जो बोन्स है वो बोन्स जितना हम लंबा या अलाइन करेंगे, जैसे पहले ओरिजिनली एनाटॉमी था वैसे उसको हम एनाटॉमिकली उसको अरेंज करेंगे, तब अपने आप एनर्जी भागेगी एनाटॉमी अपना मेडिकल के हिसाब से। तो ब्लड सीधा हो जाएंगे, नर्व्स भी सीधा हो जाएंगे। सीधा इन द सेंस पहले श्रिंक हुए थे उसको जगह मिलेगा, तो फिर एनर्जी भागेगा। तो फिर ऐसा मैं सोच के इसको ऐसा अप्लाई करने लगा अपना, जो भी लोग आते थे अपना प्रॉब्लम के लिए, कि मुझे बहुत आनंद मिलती है कि ये योग एक कला है। पहले मेडिकल सिस्टम उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल इज सपोर्टिव। मेडिकल सिस्टम और योगा को कंपेयर करने लगे तो योगा इज अबव ऑल। तो आपका कहना है? हाँ, क्योंकि ये अपना बॉडी अपने साथ है, इतना नजदीक है कि हम डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हम उठ के डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है, और अपना बॉडी का अंदर जो भी औषध भरा हुआ है उसको हम ले सकते हैं, और ये सिर्फ योगा से आती है। क्योंकि आजकल के सर, जैसे युवा की बात करूं, आजकल के जो बड़े जो लोग हैं वो तो फिर भी योगा के प्रति थोड़ा बहुत जानते हैं कि चीज़ें ये अच्छी हैं, लेकिन जो युवा है वो हमारा, उनको तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। उनको ये लगता है कि बहुत बोरिंग काम है, बहुत प्रेशर वाला है, कि मतलब मन नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा उनको बेसिकली इस काम में। तो उनके लिए अगर जैसे आप बताना कुछ चाहें कि भाई वो किस तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करें और यहाँ पे अपने आप को केंद्र में लगाएं। हाँ, यंग लोगों को उनको अच्छा दिखना है, एनर्जी तो रहती है, एनर्जी तो बहुत है, एनर्जी बहुत रहती है। उनका प्रायोरिटी एनर्जी पाना नहीं है, प्रायोरिटी अच्छा दिखना है। बिल्कुल। तो फिर डेफिनेटली मसल्स जो चाहिए वो चाहिए, सिक्स पैक ऐप चाहिए सर बेसिकली कहूँ तो। स्किन अच्छा ग्लोरिंग होना चाहिए। तो ये योगा में सब है। उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये मसल्स का ऊपर नहीं काम करता, बेसिकली ये मसल्स का ऊपर ही काम करता है। और मेरा एनाटॉमी या जो भी मेरा मेडिकल का स्टडी जो किया हुआ है, और खुद मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ, तो मसल्स को प्लास्टिसिटी चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और मसल्स को एंडोरेंस चाहिए, मतलब जैसे हैं वैसे ही पकड़ना है। और मसल्स को पावर भी चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो ये तीनों योगा में मिलती है। चलो आप जिम में जा रहे हो और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल्स तो बढ़ा रहे हो, ठीक है, मसल्स का क्वांटिटी बढ़ने लगा, बल्क बढ़ने लगी, उसका बाहर से जो दिखना चाहिए जैसे आपके हिसाब से अच्छा दिख रहा है, लेकिन साइंस के हिसाब से आप कहीं तो इम्बैलेंस करा के ले रहे हो बॉडी का ऊपर, क्योंकि ये दोनों घटते ही जा रहे हैं, प्लास्टिसिटी एंड एंडोरेंस। मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ कि ये जो एंडोरेंस है ये पेशेंस को पैरेलल रखता हूँ। जैसे लोगों को पेशेंस कम हो रहा है क्योंकि एंडोरेंस कम होती जा रही है। जैसे हम पहले खेती बाड़ी करते थे, कोई भी चीज़ पकड़े तो फिर कितनी देर तक हम पकड़ते थे, जैसे हम खींच रहे कितनी बार खींचते थे, या पकड़े हैं सिर का ऊपर कितनी बार हम कितने देर तक हम सिर का ऊपर
रखे चलते थे, या हाथ में कुछ पकड़ा है, खांधे का ऊपर कुछ रखे है और कितनी देर तक उसको होल्ड करके देर तक हम चलते हुए जा रहे हैं, और वहाँ एंडोरेंस, साथ ही साथ पेशेंस। तो ये सब योगा में आती है। और इतना मैं गाइडेंस देना चाहता हूँ कि तीनों बैलेंस करने का बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा बल्क बढ़ने लगी, ये दोनों घट जाएगी, दोनों घटने लगे तो फिर एक है पेशेंस कम हो जाएगी, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वो कम होने लगा ना, तो फिर आप तो ऑलरेडी हम एजिंग के प्रोसेस में जा रहे हो, हम कहीं तो टीनेज तक ही का हम यंग है, टीनेज के बाद अपना एज आ जाएगा घटने का, तो फिर प्लास्टिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पावर करिए, लेकिन प्लास्टिसिटी के लिए आप योगा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड योगा में ऐसे कुछ आसनास है, मयूरासन है, चतुरंग दंडासन है, जैसे आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, इसमें सब बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड, पेक्टोरलाइज मसल्स, बैक मसल्स सब स्ट्रेंथनिंग होता ही जाएगा। तो इतना बोलूँगा कि सिर्फ योगा एक ऐसा सिस्टम है, सभी तीनों को बैलेंस करते हुए चलने लगे तो फिर जैसे अपना बॉडी का अंदर जो लेयर्स है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, ब्लिस, ऐसा 5 जो लेयर्स है, वो सभी लेयर्स को हेल्दी रखना है। तो फिर योगा करने से ये सभी लेयर्स को आप हेल्दी कर सकते हो, क्योंकि बाहर का जो अन्नमय कोशा जो है उसका सहारा लेते ही हमें योगा करना है। यहाँ कुछ गड़बड़ होने लगी, कहीं तो ज़्यादा स्टिफनेस होने लगी, तो फिर अंदर तक जाके हम हार्ट को ओपन नहीं कर सकते, लंग्स को ओपन नहीं कर सकते, ब्रेन तक एनर्जी जा नहीं सकता। तो फिर स्केलेटल बॉडी एक ऐसा है कि हम जल्दी उसको पहुंच सकते हैं, क्योंकि एकदम बाहर वाला चीज़ है और वो सुनता है। क्या हमारा इंटेस्टाइन सुनता है, भाई तुम अच्छा काम करो। अब क्या आप हार्ट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि हार्ट भाई ऐसा काम करिए, या किडनीज को आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, नहीं बोल। तो फिर वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी ऐसा 2 सिस्टम है मेडिकल के हिसाब से, जो हम करते हैं अपना। जैसे मेरा मन आ गया, जैसे मेरा हाथ हिलाने वाला हूँ, कुछ चम्मच पकड़ने वाला हूँ, तो फिर मेरा हाथ जाएगा चम्मच पकड़ने के लिए, लेकिन मैं अंदर का ऑर्गन को पकड़ के उनको मैं इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकता। लेकिन योगी इज अ वन हु कैन वर्क ऑन फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोशा के ऊपर काम करते हुए उसको एक इंटेलिजेंस का सहारा, एहसास का सहारा लेते हुए वो चैनल तैयार करेगा अंदर तक जाने के लिए, और उसको एहसास हो जाएगी कि हर रोज प्रैक्टिस करने के वजह से ये जो एहसास है, पहले वो रूडिमेंटरी रहेगी, बाद में उसका मैच्योरिटी बढ़ता ही रहेगा, और जो भी वो सोचेगा वो अंदर का ऑर्गन का ऊपर असर पड़ने के लिए खुद प्रैक्टिस कर सकता है, बाहर का अन्नमय कोश का सहारा लेके। तो यही है योगा। हमें फिजिकल बॉडी को ताज़ा रखने के लिए अंदर का ऑर्गन्स को हेल्दी रखना चाहिए। जिम किया तो अंदर का बॉडी को यूज़ करेंगे हम, बाहर का सब हम अच्छा दिखने का काम करेंगे, लेकिन अंदर का यूज़ कर करके वो घट जाएगा, ड्राइव हो जाएगी। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप बाहर का मेंटेन करने के लिए अंदर का सहारा ले नहीं सकते, क्योंकि बीच का जो ब्रिज है वो घटता ही जाएगा या ड्राइव हो जाएगी। क्योंकि आजकल के उसमें बच्चों में रहता है कि नहीं हमें तो, क्योंकि रिजल्ट इंस्टेंट होते हैं शायद, इसलिए वो जिम के प्रति ज़्यादा। अब योग के अंदर जैसे बात करें तो थोड़ा सा पेशेंस और समय हमें देना पड़ता है, क्योंकि एक ऐसी क्रिया तो है नहीं कि आज आपने करी और आपको तुरंत उसका इफेक्ट लगने लग गया। सालों की प्रैक्टिस के बाद इंसान को वो चीज़ें मतलब गेन होती हैं, फिर उसको अपने अंदर महसूस होती है कि हाँ भाई। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने जब 2 साल पहले सर के पास योगा स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ें धीरे धीरे बॉडी में फ़र्क आना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था मेरा, इनफैक्ट मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो। फिर जब योगा स्टार्ट किया तो 3-4-5 महीने बाद धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डाउन होता चला गया। फिर जब मैंने चेकअप कराया तो हाँ कोलेस्ट्रॉल पर नॉर्मलाइज हो चुका था। तो थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन इतना पेशेंस, जैसे आपने कहा, पेशेंस नहीं है आजकल के बच्चों में इन चीज़ों में, तो वो लगता है कि इंस्टेंट रिजल्ट है। अब जिम गए, आज बॉडी के लिए अब बाइसेप्स बनाए हैं, बाइसेप्स के डंबल लगाए और वो इंस्टेंट फूल गया, तो उनको लगता है कि हाँ साहब बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी अच्छी बॉडी बन गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं वो, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन वो इंटरनल ऑर्गन्स पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे। बेसिकली योगा इज़ ऑल अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स पे हमें वर्क करना है,
अगर इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हेल्दी हैं तो हम ऑटोमेटिक बाहरी जो हमारी संरचना है वो भी सुंदर हो जाएगी। तो इनफैक्ट ऐसा बोलूँगा कि बाहर का ब्यूटी को हम देख सकते हैं या दूसरे लोग देख सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो ब्यूटी है एहसास करा के लेने वाला, जो बाहर लोगों को ज़्यादा बता नहीं सकते लेकिन हम अंदर महसूस करा के ले सकते हैं। तो महसूस करा के लेने वाला एक बार ब्यूटी मालूम होने लगी तो फिर आप बैलेंस करोगे बाहर का भी और अंदर का भी। और आज की डेट में सर देखा गया है कि जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है वो बेसिकली लगभग काफ़ी लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है। किसी भी चीज़ पे अगर कार्यरत हैं तो वो तुरंत मन भटक रहा है, मतलब 5 मिनट भी मन लगाने की जगह उनका 1 मिनट में भी मन हट जा रहा है वहाँ से। वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी मैं कहीं ना कहीं जो हमारी दिनचर्या है जैसी उसके अकॉर्डिंग हम मानता हूँ कि ये प्रॉब्लम आज की तरफ है। तो क्या हम इस कंसंट्रेशन को भी योगा से काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं मेरे हिसाब से? तो हाँ, इनफैक्ट योगा का इंटेंशन ही मन का ऊपर करने के लिए है। टारगेट है मन, लेकिन सहारा लेना चाहिए बॉडी। अच्छा। हाँ, मन आपको तो मालूम है सभी लोगों को इतना फास्ट है, डायनामिक है, बहुत डायनामिक है, बिल्कुल मर्क्यूरियल क्वालिटी है, हाथ में नहीं आता वो, बहुत जैसे रेत हाथ में पकड़े हैं वो पकड़ नहीं सकते, जल्दी नीचे गिरे, पानी नहीं पकड़ सकते वैसे। वैसा ही तो फिर ये बहुत ही फास्ट एक जगह से दूसरे जगह जाएगी। तो फिर ये जो मन है अपना ब्रेथ का ऊपर लेके आना चाहिए, लेकिन ब्रेथ को पहले एहसास लेके योगा करना है। आसनास क्यों करना चाहिए? ब्रेथ को धीरे धीरे दोस्त बनाओ। ब्रेथ का दोस्ती बनने के बाद ही किसको? बॉडी ब्रेथ का दोस्त। तो दोस्त कब बन जाएंगे? आप और मैं कैसे दोस्त बनेंगे? हेलो हाय बोलेंगे, या आप मुझे गिफ्ट दे देंगे, मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा। देने का लेने का जब सिलसिला चालू हो जाएगा तब हम बहुत ही अच्छा दोस्त बनेंगे। वैसा ही बॉडी का ऊपर काम कर सकते हैं और धीरे धीरे वो माइंड के जैसे उतना फास्ट नहीं है, लेकिन बॉडी के ऊपर काम करते करते ब्रेथ एंट्री करेगा और बोलेगा भाई आपके साथ में रहूँगा, आप थक रहे हो, मेरे बिना आप अच्छा चल नहीं सकते। तो फिर धीरे धीरे ब्रेथ जो है विथ इंटरप्शन, मतलब कंटिन्यूस तो होता नहीं है, कंटिन्यूस नहीं होगा, विथ इंटरप्शन आता रहेगा। एक दिन बॉडी बोलेगा यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ ही रहो। तो फिर आसनों का सिलसिला चलता रहेगा सालों तक, 1-4 दिन का नहीं है। तो फिर ब्रेथ का एहसास बॉडी को मालूम हो जाएगी, वो दोनों को ऐसा लगेगा कि दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तब ये जब मालूम हो जाएगी, ये आसन में मालूम हो जाएगी। जी नहीं सकते इन द सेंस अपने को एनर्जी चाहिए, एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए। पहले हम एनर्जी यूज करते हैं बॉडी का ऊपर। तो जैसे अभी आप यंग लोग करते हैं, वो जो भी उनको आता है जल्दी करके छोड़ जाते हैं, वो डायनेमिक हो जाएगी। यंग लोगों को जो भी कठिनाइयों का सामने जो करना चाहिए, कुछ लोग करते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो ऑलरेडी जिम में जो इजी गोइंग प्रोसेस में गए हैं योगा में, कहीं तो जॉइंट मुड़ना रहता है या जॉइंट को अलाइन करके ठहरना रहता है, तो फिर ये उनको कठिनाइयों के सामने करना चाहिए। तो फिर बोलना क्या चाहता हूँ कि जैसे ही ये बॉडी एंड ब्रेथ दोनों का दोस्त बन जाएगी, तो फिर माइंड एंड ब्रेथ, माइंड एंड बॉडी ये जुड़ जाएगा। बॉडी एंड ब्रेथ पहले हम आसनों का ऊपर करते करते जैसे एनर्जी का एहसास हो जाएगी, तो माइंड पकड़ा जाएगा या माइंड लॉक हो जाएगी या माइंड बॉडी एंड ब्रेथ का दोस्त हो जाएगी, या तीसरा वाला दोस्त आ गया। और जब तीसरा दोस्त आ गया, तीनों को ऐसा एहसास लगेगा कि संपूर्ण लग रहा है, हम तीनों दोस्त हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तब ये जब यूनियन जब हो जाएगी बॉडी माइंड एंड ब्रेथ, तो फिर यहाँ कोई भी एक दो दूसरों, मतलब दोनों दूसरों को, जो दो लोग हैं उनको छोड़ कर जा नहीं सकते। यहाँ इनफैक्ट योग है। व्हाट इज योग? योग मीन्स यूनियन बिटवीन बॉडी माइंड एंड ब्रेथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब होता क्या है कि मुझे आसनास बहुत कठिन रहते हैं, मुझे करना नहीं है, मुझे प्राणायाम करना है। तो फिर कर सकते हैं, लेकिन
धीरे धीरे प्राणायामा, प्राण को हर जगह पे पहुंचवाना है, लेकिन बॉडी में पहुंचवाना है, बॉडी में पहुंचवाना है। लेकिन बॉडी तैयार नहीं ना, तो उसके बॉडी लिए को पहले तैयार करना चाहिए, जो फिर आसन करने तो पड़ेंगे। आसन करते करते जैसे एक रोड बनती है, पहले उसको अच्छा खासा आप बोल्डोजर लगाते हो, या जैसे उसको समानत्व लेके आते हो, जो कि व्हीकल जाने जो उसका ऊपर, उसके बाद वो डांबर जो स्मूथ का काम करते हो, वैसा ही प्राणायाम स्मूथ का ऊपर काम करेगी। उससे पहले जो भी अपहीवल्स है या खड्डा है या कहीं ब्लॉक है, रास्ता बना के लेना चाहिए, और ये एहसास हो जाएगी। इम्पोर्टेंट जो है एहसास, आसन शुरू होती है जैसे आप इन्वेस्ट करते वक्त तकलीफ होती है, जैसे आप पैसे कहीं तो इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरा पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तकरीबन तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। हम क्या सोचते हैं कि अरे कब आने वाला है, कितना आने वाला है, वो सोचते हैं। यही तो सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम है। हाँ, जल्दी हाँ, कि कब जल्दी रिकवर हो। यस। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पहले वाला, क्योंकि जे अभी मैं बोल रहा था कि बॉडी एक इतना वास्ट है, और ब्रेथ को हर एक कॉर्नर पे लेके जाने के लिए ये वास्टनेस को अपने को महसूस करा के लेना चाहिए, बोन से लेकर मसल्स थ्रू स्किन तक। तो बोन अंदर है, मसल बीच में है, स्किन बाहर है, लेकिन ये तीनों को बॉडी का अंदर का सपोर्ट चाहिए। वो हार्ट रहने दो, अपना ग्लैंड्स रहने दो, अंदर का जो जूसी एरिया है वो सभी तरफ जाना चाहिए। तो फिर ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ कि हर दिन आसनों का प्रैक्टिस और प्राणायाम का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी तो मन का स्टडी हो जाएगी और चित्तवृत्ति निरोधा के बारे में मालूम हो जाएगा, या पेशेंट जो चाहिए उसके बारे में मालूम हो जाएगा। पहले उसका क्वालिटी मालूम होना चाहिए। जैसे कि जैसे अर्जुन ने जो तीर लगाया था, उनको पूछा गया कि आप क्या देख रहे हो, वो अकेला अर्जुन क्या बोला कि वो मैं पक्षी का आंख देख रहा हूँ, मतलब जहां उनको मारना है एग्जैक्टली वो वही देख रहे थे। लेकिन दूसरे शायद मैं जो सुना हूँ टीवी में, तो पक्षी देख रहा हूँ, या पूरा पक्षी को देख रहे हैं, या इनको वहाँ जहाँ मुझे वो तीर लगाना है वो देख रहा हूँ। तो वैसा ही जब आप एक चीज़ कर रहे हो, मन बहुत भटकता है, बहुत ज़्यादा भटकता है। इसको ट्रेनिंग देना चाहिए मन को। ट्रेनिंग कैसे दे देंगे हम? सिर्फ कंसंट्रेशन से बात नहीं बनता। मन मेडिटेशन को ऊपर जाना चाहिए। मेडिटेशन एक ऐसा है कि वहाँ मन सिर्फ जाता नहीं है, एब्जॉर्ब होती है। मतलब जैसे एक ड्राई जमीन रहती है, उसके ऊपर पानी थोड़ा बहुत दिया तो भी बस वो पकड़ा जाएगा। ड्राइड जो भूमि रहता है, पानी जैसे पकड़ती है, वैसे आसन एंड प्राणायाम करने से मन पकड़ा जाएगा, और पानी कैसे उतरता है जमीन का अंदर, और वो पानी पकड़ा जाएगा, हर एक सेल में पकड़ा जाएगा। वैसे मन हर एक बॉडी का जो हिस्सा है पकड़ा जाएगा। तब आपको मेडिटेशन का बात मालूम हो जाएगी, देन आपका मन के बारे में भी स्टडी हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि मेरा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा के ले लूँ, कंसंट्रेशन का आगे मेडिटेशन है। जैसे आप कुछ बड़ा आदमी बनना चाहते हो, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, टारगेट वो रखिए। कहीं तो आप PhD तो करोगे, या कुछ BCom या पोस्ट ग्रेजुएशन तो करोगे। वैसे कंसंट्रेशन आपको चाहिए, तो फिर मेडिटेशन का टारगेट रखिए। लेकिन मेडिटेशन बॉडी माइंड ब्रेथ का मिलन है। अब मेडिटेशन की अगर बात करें तो मेडिटेशन के अंदर करते वक्त भी तो कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ, क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त भी अगर मैं मान लो ओम का ध्यान भी कर रहा हूँ, तो वो मेडिटेशन ही कर रहा हूँ। हाँ, उसमें भी दिमाग भटक रहा है पीछे, भटक रहा है, वहाँ पे भी कंसंट्रेशन की नीड है। हाँ। तो फिर कई लोग कहते हैं कि सर मेडिटेशन करने बैठते हैं तो फिर हमारा दिमाग चार जगह जाता है कि वहाँ मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, वहाँ पे वो पैसे का लॉस हो गया, वहाँ पे ये हो गया। उस केस में उनको लिए क्या सलाह, मतलब कैसे क्या करें वो लोग? हाँ, पहला बैठना तो सही, आपको बैठना है। जैसे बॉडी हिलने लगा, सब हिलने लगा। बैठ के हमें
ब्रेथ को एहसास करा के लेना है और ब्रेथ के साथ माइंड को जाना चाहिए। तो जहाँ अपने को पकड़ चाहिए वो पकड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अभी फोटो देखते हैं, बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, आंखें बंद किया है, लेकिन देखें तो कितना दोनों तरफ समानत्व है, जैसे शोल्डर या उनका चेस्ट। और मूर्ति का एक राउंड मार के देखिए कैसे स्ट्रेट बैठे हैं, मतलब वो जो स्कल्पचरल मूर्ति तैयार किया है वो समानत्व की तरफ ही ध्यान दिया है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हम बैठे हैं, उसमें समानत्व आना चाहिए। समानत्व आने के लिए जैसे मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर देखा तो फिर वहाँ एक वॉल है, वो कितना डिस्टेंस है मेरे से वो वॉल, और ये इधर है, तो फिर हाँ मुझे बीच में बैठना चाहिए। तो फिर मैं उधर देखूंगा, इधर देखूंगा, बीच में मुझे जाना चाहिए और वहाँ बैठना चाहिए। वैसे योगा करते करते एक अंदर का डायरेक्शन मालूम होता ही जाएगी। वो अंदर स्पाइन रहने दो, अंदर हार्ट रहने दो, या लंग्स उसके साथ ब्रीदिंग, ब्रीद आउट प्रोसेस, और धीरे धीरे एक मन को जब सेंसेस के तरफ जाएगी, क्योंकि सेंसेस शांत हो जाएंगे, और सेंसेस के तरफ जब मन जाएगा, सेंसेस शांत हो जाएगी, तब वो मन वहाँ जाएगा। तो फिर ये पहले अपना सिटिंग पोस्चर बराबर हो गए और वहाँ सेंसेस भी शांत होने लगे, तब वहाँ अपने को कंसंट्रेशन, उसके बाद कंसंट्रेशन मतलब स्पाइन मेरा बराबर है क्या, गर्दन में बराबर रखा हूँ क्या, मेरा डायफ्राम बराबर है क्या, ये सब हम आसनों में एडजस्ट करते हैं। डायफ्राम जो बोला, स्पाइन जो बोला, शोल्डर जो बोला, वो एडजस्ट करते करते अपने को एनर्जी का एहसास होती है। जैसे कि आप धूप में जा रहे हो, जैसे ही 4 पौधे देखो तो आप क्या सोचते हो, जाओ उधर थोड़ा देर बैठो, ग्रीनरी अच्छी लगती थोड़ी, इतना धूप है, ऑलरेडी आप एहसास ले चुके हो। पहले आप पौधे के नीचे बैठे हो, ठंड हवा लगी थी, इसलिए जैसे आप धूप में जा रहे हो वहां जाके बैठे। जैसे जैसे योगा प्रैक्टिस हम करते हैं, करना चाहिए, तब वो छांव लगना चाहिए, ठंड हवा लगना चाहिए। तो फिर आसनों का सिलसिला तब जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो ठंड हवा लगेगी, सुकून लगेगा। कहाँ? हर बॉडी के हिस्से में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय। तो सभी लेयर में जब वो ठंड हवा जो मैं बोल रहा हूँ या सुकून सा महसूस होती है, तब बस इसका मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ जैसे एलिमेंट्स है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कौन सा तो फायर हो गए, तो फिर आपको मालूम है फायर क्या चीज़ होती है। थोड़ा बहुत बॉडी बहुत ही घट्ट होने लगा, जैसे एज बढ़ता ही जाएगा बॉडी घट्ट होता ही जाएगा, तो जैसा अर्थ एलिमेंट हो, तो फिर घट्ट होने लगा, तो फिर उसमें पानी नहीं जाएगा। तो फिर योगा करते करते ये सब अपने को एलिमेंट्स का स्टडी भी हो जाएगी। कहाँ घट होना नहीं देते हम, कहाँ पानी जाना चाहिए, पानी इन द सेंस ब्लड जाना चाहिए, वो भी जाना चाहिए। तो जैसा हम प्रैक्टिस करते हैं वह एहसास होती है, जैसे स्पेस बढ़ा के ले लेंगे तभी तो वहाँ कुछ हवा जाएगा या पानी भी जाएगी, तो स्पेस बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को जैसे ही एक क्वेश्चन पूछते मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉडी बाहर से मस्कुलर दिखना ठीक है, लेकिन अंदर का स्पेस घटाना नहीं है। अंदर का स्पेस घटेगा जब सिर्फ मसल्स का तरफ आप ध्यान दे दिया और वो घट होने लगे। तो फिर अंदर का स्पेस घटने लगा तो फिर डेफिनेटली जगह कम हो जाएगी ना। जैसे आप मैनेजर हो कंपनी का, आपको कैसा कैबिन दिया जाता है? बंद कैबिन होता है। हाँ, बढ़ा दिया जाता है, बड़ा कैबिन, बड़ा हॉल रहता है। तो फिर आपको सब फैसिलिटीज देते हैं, आपको एक बड़ा टेबल या चेयर दिया जाएगा, आपको जो भी चाहिए कंफर्ट देते हैं। वैसा ही हर चीज़ आदमी जो लोग हैं अपने अंदर सब जुट के काम कर रहे हैं और सब अपना अपना मैनेजर के कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। हार्ट अपने ऊपर अपना कुर्सी के ऊपर बैठा है, लंग्स अपने जगह पे है, अपना अपना जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जगह हिलने लगी या उनका जगह कम होने लगी तो फिर उनका एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो फिर आसन में जो बेसिकली अयंगार योगा से हम जो प्रॉप्स एंड ऑल का यूज करते हैं ना, वो प्रॉप्स
क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कम से कम एनर्जी मसल्स का ऊपर डाल के हम जल्दी उनको जो जगह चाहिए उसको हम जगह दे के उनका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा के लेते हैं। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अयंगर योगा जो एक योगा पद्धति है वो क्या है और वो बाकी पद्धतियों से कितनी अलग है? हाँ, जैसे अभी मैं बता रहा था कि जैसे बुद्धि बढ़ता ही जा रहा है। बुद्धि क्यों बढ़ रहा है? अपना हर एक चीज़ में, हर एक एंगल में जो आदमी काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसको सुख सौकर्य बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कैसे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कि हम एक किचन प्लेटफॉर्म क्यों बन गया? क्योंकि जल्दी जल्दी अपने को कुक करना है और जाना है। बिल्कुल, क्योंकि आगे जाना है, इसलिए ये जो कुकिंग का टाइम है उसको कम करने के लिए तो बार बार नीचे बैठना ज़रूरत नहीं है। और चीज़ें जो फिर अपना ही लेवल, जैसे यहाँ फ्रिज हो गई, यहाँ कुछ चीज़ें हैं, तो जल्दी फास्ट करने के लिए ये सब हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अपना बुद्धि चल रहा है। वैसा ही एक कंप्यूटर बन गया, उससे पहले मैनुअल था, कंप्यूटर के वजह से फास्ट बनने लगा है, तो फिर सब लोग हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। तो बुद्धि का जैसे यूज़ होता ही जा रहा है, वैसे हम एक ही जगह पे बैठे हैं या बॉडी का जो मूवमेंट का जो रेंज है वो कम होता ही जा रहा है, क्योंकि बुद्धि बढ़ने लगी और लाइफ बहुत फास्ट होता ही जा रहा है और टेंशन इतना बढ़ता ही जा रहा है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे का बाद तीसरा काम करते ही जाना चाहिए। और हर बार एक करने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब हम टाइम टेबल करके रखे हैं, पहले के जैसे नहीं है। वैसे टाइम टेबल नहीं था, बस खेती बाड़ी करने वाले क्या है, बस नाश्ता करना है और बस वहाँ जाना है, दिन भर वहीं पे रहना है और सांस चल रहा है, बॉडी भी हिल रहा है, बुद्धि उतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है इतना फास्ट लाइफ है कि आपको योगा सिखाना है और उसका नेक्टर देना है, उसका फल देना है, तो फिर देना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर आपका फिजिकल बॉडी का ऊपर कैसा क्या क्या करना चाहिए थोड़ा बहुत बताने के बाद आपका फिजिकल बॉडी तैयार हो जाएगी, या आप ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद कहीं तो ऐसा आप एक ऊपरी दंडासन बेंच रहेगा या और कोई सेतुबंध बेंच रहेगा, उसका ऊपर आप लेट सकते हो। लेटने के बाद जैसे ही एक बार है उसको मैं गर्म करा के किसका भी ऊपर मैं लगाया और जोर दे दिया तो फिर उसका शेप ले लेगा, वैसे ही शेप ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। जैसे ही आपका थोड़ा बहुत स्टैंडिंग पोजिस होने लगा, जैसा ही आपको जितना लगता है उतना करने के बाद आप जैसे उसका ऊपर लेट जाएंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, क्योंकि स्पाइन एक्सटेंड हो जाएगी, स्पाइन लंबा हो जाएगा, हार्ट को जगह मिलेगी, सांस लंबा होता ही जाएगा। ग्रेविटी के हिसाब से तकरीबन आपका सिर नीचे है और हार्ट ऊपर है, तो सिर का अंदर भी आपका ब्लड जाने लगा, तो फिर बेनिफिट बहुत होती है जब हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। तो गुरुजी ने ऐसा फास्ट लाइफ में लोगों को नेक्टर या बेनिफिट देना है तो फिर सोचने लगे कि आपका फिजिकल बॉडी को तकरीबन ऐसा आसनों का सिलसिला होने के बाद आपको ऐसा लेटना है कि वो शवासन, सेतुबंध या ऊपरी दंडासन बेंच रहने दो, उसका बेनिफिट आप लेके जाना। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये फास्ट योगा है आज की तारीख की, फास्ट लाइफ के लिए फास्ट योगा, फास्ट जिंदगी के लिए फास्ट योगा। क्योंकि जनरली जो जनरल योगा होता है उसमें तो हमें खुद वो सारे आसन करने पड़ते हैं बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के, बट अयंगर योगा के अंदर हम सपोर्ट सिस्टम प्रॉप्स का यूज़ करके हम अपने पोस्चर्स को सुधारते हैं और वो जल्दी हो जाती है चीज़ें। जैसे आपने कहा बॉडी को गर्म किया और उसको किसी फ्रेम में रखा तो वो तुरंत उसका हीलिंग स्टार्ट हो जाती है वो चीज़ें। तो यही मतलब डिफरेंस बेसिकली है, और कोई किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि अब ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म या सटल बॉडी बोलते हैं। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म, माइन्यूट थिंग्स। तो सूक्ष्म के लिए आपको सूक्ष्म काम करना चाहिए, आंखों का सूक्ष्म के तरीके से यूज करना चाहिए। हम्म। तो फिर
आप सुपरफिशियल काम करने जब जो काम कर रहे हो वो जल्दी लिपटा के जा सकते हो, लेकिन सूक्ष्म जब आप काम करते हो तो उसको बहुत ही बैठना कैसा है, देखना कैसा है, थोड़ा श्वास ले लो, छोड़ो, शांत हो जाओ, तभी तो वो सूक्ष्म का काम हो सकती है। तो सूक्ष्म का लेयर जो है अंदर, जैसे माइंड ज़्यादा से ज़्यादा नर्वस सिस्टम के साथ रहती है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा है, हम बस ये सुनते हैं लेकिन एहसास करते नहीं। तो जब लोग आते हैं कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, थका हुआ रहता हूँ, सब खाना खाता हूँ, पीता हूँ, नींद भी अच्छी है, लेकिन मैं थका हुआ रहता हूँ, तो एक एक बार ये सब ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन वो सुधर नहीं जाते, मतलब उनका हेल्थ बढ़ नहीं जाता। लेकिन आसन उसके बाद ये सपोर्टेड जब आप करते हैं ना, स्पाइन का ऊपर जब असर पड़ेगी, नर्वस सिस्टम का ताज़ापन होते ही जाएगा। तो नर्वस सिस्टम या इंटरनल हार्मोनल सिस्टम या आपका ब्रेन का जो सेल्स है उसको ताज़ा रखना है, तो फिर पर्टिकुलर आसनास पर्टिकुलर टाइम तक अपने को रहना चाहिए। जैसे चलो शीर्षासन हमें करना चाहिए, लेकिन आप कितना देर तक करते हो? करना चाहिए 1 मिनट करते हो और नीचे आ जाते हो, सर मैं शीर्षासन कर सकता हूँ। शीर्षासन आप कर सकते हैं, वो फिजिकल हो गई, आप सिर के ऊपर ठहरे हो। सिर का ऊपर ठहरना शीर्षासन नहीं है, ठहरने के बाद उसका यूज होना चाहिए। मतलब शीर्षासन, सिर का ऊपर ठहरे, उसका मतलब सिर को तो जाना चाहिए। जो जैसे प्यास लगा तो फिर आप पानी पियोगे, तो सिर को कौन सा प्यास लगती है? ब्लड की। तो वो ब्लड का प्यासा है। जैसे एज बढ़ता ही जाएगा, ब्लड कम होता ही जाएगी पहुंचने का। ब्लड ठीक है, क्वांटिटी ठीक, लेकिन ब्लड पहुंचता नहीं है। वो ब्लड पहुंचने के बाद ब्रेन में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। तो शीर्षासन लंबे समय तक करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, या अयंगार जी का स्टाइल के हिसाब से जो हाथ, पैर, पीठ, स्पाइनल कॉर्ड, जो मतलब स्पाइन को यूज़ करना चाहिए आसनों के लिए। और सभी हिस्से हर एक आसन में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एंगल में आप काम कर दिए ना, शीर्षासन अपने आप लंबे समय तक आप करोगे, क्योंकि कहीं भी आपका गर्दन घट नहीं जाएगा। आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है शीर्षासन पे वो घट नहीं जाएगा, क्योंकि आप ऐसा ही स्ट्रेट पकड़ोगे और कहीं भी घटने का चांसेस नहीं होता, और ब्लड यूनिफॉर्मली पेनेट्रेट हो जाएगी और आपको सुकून मिलेगी 10 मिनट, 15 मिनट, इवन मोर देन दैट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ सर कि जैसे कई लोगों के लेफ़्ट और राइट, अगर बॉडी पार्ट की बात करूं मैं, तो इनका बैलेंस भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। क्योंकि कईयों का लेफ़्ट थोड़ा तेज वर्क करता है तो किसी का राइट तेज वर्क करता है, लेकिन क्या हमें इसको भी एक बैलेंस में क्रिएट कर, मतलब लाना चाहिए योग के थ्रू? हाँ, क्योंकि कई होता है, जैसे किसी के पकड़ मजबूत नहीं है, लेफ्ट से दर्द होने लग गया, जल्दी जैसे योग आसन कर रहा है वो, तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट से तो प्रॉपर आसन कर पा रहा है लेकिन राइट से नहीं कर पा रहा है। कई लोग राइट से कर पा रहे हैं तो वो लेफ्ट से नहीं कर पा रहे। तो क्या ये गलत है करना आसन कि वो राइट से नहीं कर पा रहा तो उसको प्रयत्न करके उसको राइट की तरफ जाना चाहिए? बराबर। तो क्यों ऐसा इम्बैलेंस क्यों होता है बॉडी के अंदर ऐसा, और अगर है तो उसको कैसे सुधारा जाए? हाँ, वैसे राइट एंड लेफ्ट दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा। ये नेचर का प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ही हम बॉडी को यूज़ करते जाएंगे, जैसे दोनों पैरों का ऊपर हम ठहरे हैं, हमें मालूम नहीं है कि कौन सा पैर का ऊपर ज़्यादा ठहरे हैं और कौन सा पैर का ऊपर कम ठहरे हैं। या जैसे ही आप दुनिया में काम करते ही जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप पेन पकड़े हो, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो मन बॉडी को यूज़ करते हुए मन को खुश रख रहे हैं आप। जैसे आपका लाइफ में जो भी चाहिए वो काम करने के लिए हाथों का, पैरों का, कंबर का, आँखों का, सभी सेंसेस का आप यूज़ करते करते आप जो भी ज़िंदगी में पाना है वो पा रहे हो, उसको यूज़ करते हुए आप यूज़ कर रहे हो, वो घटता ही जा रहा है। जो भी चीज़ हम सिर्फ यूज़ करते हो घटता ही जाएगा। बिल्कुल घटेगा। राइट। तो दूसरा, अपना स्पाइन एक ही है, लेकिन दोनों तरफ दो हाफ, राइट साइड बॉडी है, लेफ्ट साइड बॉडी है। एक अकेला स्पाइन
आपको हेल्प कर रहा है और सपोर्ट भी दे रहा है। तो फिर स्पाइन बीच में नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों तरफ का यूज इक्वल नहीं है। जैसे मंडेन लाइफ में आप राइट हैंडेड हो, राइट हैंड ही ज़्यादा यूज करोगे, लेफ्ट साइड आप यूज नहीं करोगे। तो योगा ऐसा है, आसनों हर एक आसन में, जैसे त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन, अर्धचंद्रासन, जो भी ट्विस्टिंग है राइट एंड लेफ्ट करना ही चाहिए। जैसे हमें टीचर बताएंगे ऐसा करिए ऐसा करिए, तो दोनों तरफ ये जो एक्शंस है वो करते जाना ही चाहिए। और जो मास्टर्स है, गुरुजी है, वो बाहर से अंदर तक, अंदर वो स्पाइन रहने दो या हार्ट रहने दो, पहुंचने के लिए दोनों तरफ का बॉडी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ, वहाँ जो जैसे अभी यहाँ विष्णु जी है, कहीं एक टेंपल में गए आप, साइड में कुछ भगवान का स्टैचू रहता है, सभी तरफ हम नमस्कार करते करते करते, चलो कोई भी गणेशा या शंकर जी है या महावीर है, वहाँ जाके हम पहुँचने से पहले सभी लोगों को नमस्कार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो वैसा ही हमें मन का तरफ जाना है, लेकिन सभी लोगों को नमस्कार करते, इन द सेंस मन को तरफ जाने से पहले सभी करेक्शन होता ही जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर। तो स्पाइन बीच में लेने का ये योगी का टारगेट है। राइट लेफ्ट स्टैंडिंग, ट्विस्टिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, जो भी आसनास रहते हैं वो दोनों का तरफ करते करते आप बीच में, जैसे अभी मैं बोल रहा था, राइट साइड लेफ्ट साइड करते करते देन एक रास्ता मालूम हो जाए कि भाई ये सेंसेस शांत हो रहे हैं या अपना ब्रेन काम एंड क्वाइट होता ही जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने लेफ्ट की तरफ ज़्यादा कर लिया क्योंकि हमारा लेफ्ट अच्छा काम कर रहा था, राइट की तरफ थोड़ा कम किया। हम फॉरवर्ड मोशन में तो हैं, जैसा आपने कहा कि हम फॉरवर्ड मोशन में रहना चाहिए और लेफ्ट की तरफ भी करते जाना चाहिए और राइट की तरफ भी करते जाना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं घुटनों की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा अच्छी कर ली और राइट की तरफ मेरे से हो ही नहीं पा रही, लेकिन मैं फॉरवर्ड चले जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, तो क्या मेरे जो एनर्जी है घुटनों में राइट वाले में वो कम होगी बजाय लेफ्ट के? भविष्य के लिए बता, आगे बॉडी हमारी जो है वो थोड़ी वीक हो जाएगी राइट की तरफ से कि लेफ्ट की तरफ से मजबूत रहेगी? ये तो बेसिक स्टडी हो गई, जैसे राइट एंड लेफ्ट, वो भी मसल्स के ऊपर आप जो बोल रहे हो। राइट एंड लेफ्ट दोनों बीच में जुड़े हुए हैं, एक ही हार्ट है, एक ही स्पाइन है, एक ही ब्रेन है। ये तीनों सभी राइट एंड लेफ्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहा है एक, लेकिन सभी के लिए काम कर रहे हैं। योग इज ए जर्नी एक्सटीरियर टू द इंटीरियर, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। एक्सटीरियर मतलब आपका राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट हैंड, राइट थाई, लेफ्ट थाई, तो दोनों तरफ जो भी पार्ट्स हमें भगवान ने दिया है उसको यूज कर रही, सेंटर की तरफ जाना है। जैसे ही आपका प्रैक्टिस सेंटर को खुश करने के लिए हो जाएगा, आपको एहसास हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट के बीच में डिफरेंस है, दोनों को ताज़ा रखना चाहिए। तो फिर आपका इंटेलिजेंस बोलेगी नहीं, ये राइट साइड तो ठीक चल रहा है, लेफ्ट साइड बराबर नहीं हो रहा है, लेफ्ट साइड मुझे करना चाहिए, क्योंकि आगे जो एनर्जी मुझे लेना है, जैसे ही लेफ्ट वाला हार्डनेस है उसको निकालने के बाद ही अपने को स्पाइन बीच में लेके आ सकता हूँ। तो स्पाइन बीच में आने लगी तो फिर एनर्जी का एहसास ज़्यादा होने लगा। तो फाइनली तो राइट एंड लेफ्ट का जो समानत्व लेके आना है, ये पहले से लेकर एंड तक करना ही चाहिए। इवन प्राणायाम भी, उधर भी राइट साइड कैसा, लेफ्ट साइड कैसा, और वो तो सूक्ष्म लेवल है कि एडजस्टमेंट ऑन बोथ द राइट साइड लेफ्ट साइड लेने के बाद ही है सूक्ष्म श्वास। मतलब अपने को लगता है कि ये एकदम सिंपल का काम है। बिल्कुल। आसन मतलब बड़े बड़े एरियाज है और बड़ा तकलीफ लेते हुए जाना चाहिए, लेकिन प्राणायाम उतना ही कठिन है, उतना ही कठिन है। हमें लगता है कि श्वास ले लो छोड़ो, लेकिन श्वास जैसे आप पूछ रहे हो, राइट एंड लेफ्ट इम्पोर्टेंट है और आसनों का सिलसिला चलता रहेगा। राइट एंड लेफ्ट साइड समानत्व तो हम करा के लेते हैं, तभी तो अंदर जो भी हेल्दी है और हेल्दी रहना चाहिए बाहर को खुश करने के लिए। वैसे ही श्वासोश्वास
राइट एंड लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, सिर्फ श्वासोश्वास लंग्स के लेवल पे नहीं, उसका बियॉन्ड भी होना चाहिए। Yes. अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि जितनी भी जो मेजर बीमारियां हैं आज की तारीख में, क्या अगर किसी इंसान को वो चीज़ अगर देखिए अगर नहीं हुई हैं तो हम स्टार्टिंग से अगर योगा कर रहे हैं तो हम शायद कम प्रोन रहेंगे हमें बीमारियां हो, लेकिन अगर हो चुकी है, अब वो इंसान जागा कि साहब तो मुझे बचाना है अपने आप को, तो क्या योगा के अंदर इतनी ताकत है कि वो उसको कम्प्लीटली हील कर सके, जो कि बहुत बड़ी बीमारियों की अगर मैं बात करूँ, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा बीमारी की, बड़ी जैसे कैंसर हो गया, किसी को मतलब ज़्यादा कोई गंभीर कोई ऐसी बीमारी है, स्पाइन की इंजरी हो चुकी है या फिर साइटिका है, तो वो क्या योग के प्रति मतलब योग के प्रति अगर उसका रुझाव होता है भविष्य में, तो क्या उन चीज़ों से वो बेनिफिट पा सकता है? हाँ, यस। वैसे योग के जर्नी में हेल्थ ये बाय प्रोडक्ट है। हेल्थ तो आना ही चाहिए, हेल्थ के बाद ही मन का शुद्धिकरण या मन का स्टडी हो जाएगी। तो डेफिनेटली योगा तो हेल्थ के लिए है ही। वो तो खैर है जो कर रहा है स्टार्टिंग से, हाँ, जिनको बीमारी हो गई है, हाँ, अब वो आया आपके पास कि साहब अब मुझे ठीक करो। हाँ, अब जो भी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम को, जैसे आप घर में हैं, आपका फैमिली बड़ा है, 8-10 लोग हैं, आपको कुछ तकलीफ है, 10 लोग सामने आ जाएंगे, क्या भाई आपको क्या हो गया, सही बात है। तो 10 लोग सभी अपना अपना हेल्प करने के लिए कोशिश करें। कोई गाड़ी चलाने वाले बोलेंगे भाई चलो तुम गाड़ी में बैठो, कोई है पैसे, आपको पैसे देके चलो मैं आपका ट्रीटमेंट देता हूँ। मतलब सब लोग कुल मिला के आपको ऐसा एहसास होता है मेरे 10 फैमिली लोग मेरा सब ठीक करेंगे। वैसा ही जो भी वो फिजिकल प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल, इवन मेंटल प्रॉब्लम, ये सबका डिसीज के लिए सबका ज़रूरत है। जो भी मेडिकल सिस्टम चल रहा है, चलो स्पाइन समझिए, गर्दन दुख रहा है या कमर दुख रहा है, हम जाते हैं एक डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, हाँ न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो अपना एंगल में देख रहे हैं यहाँ डीजनरेशन है और वहाँ क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत मूवमेंट्स रहेगी, या आपको बेड रेस्ट लेने के लिए बोलेंगे, या उनके हिसाब से जो ट्रैक्शन देना है वो दे देंगे। लेकिन योगा के हिसाब से वहाँ हर हिस्सा जो डीजनरेशन मतलब घट गया है, उसके लिए सभी लोग आना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट अच्छा काम करना चाहिए, श्वासोश्वास, लंग्स, उसको भी आसन में कैसे चेस्ट को ओपन करवा के लंग्स, चलो गर्दन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस, तो हार्ट गर्दन के लिए, लंग्स गर्दन के लिए, जो भी रिमेनिंग पार्ट है स्पाइन गर्दन के लिए, ब्रेन गर्दन के लिए काम करवा के ले सकते हैं। इन द सेंस सिर्फ योगा में संपूर्ण बॉडी का हिस्सा, कोई भी एक ट्रबल्ड मेंबर है उसको हम संभाल सकते हैं, और ऐसा होना चाहिए। वो ट्रीटमेंट कंटिन्यूस रहेगी, मतलब जैसे आप सर्वाइकल है, आपको थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा, मेडिसिन दिया जाएगा या कॉलर दिया जाएगा, डिसीज सेटल हो जाएगी, बट वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा। जैसे आप रेस्ट ले लेंगे, थोड़ा मन भी कंट्रोल में रखेंगे, थोड़ा स्ट्रेस कम करा के ले लेंगे, जब तक ये पेन है तब तक आप थोड़ा सोचना कम करेंगे, तो फिर डेफिनेटली मन का जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा, स्ट्रेस का असर गर्दन का ऊपर कम हो जाएगी, आपका ड्राइनेस कम हो जाएगा, तब शांत हो जाएगी, डिसीज का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। कहीं तो अंदर जाके जगह बना के बैठेगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा वो। समझ गया। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप मेडिकेशन तो लो, उसके बाद जैसे मेडिकेशन से आपकी बॉडी में थोड़ा रिलीफ मिले, देन आप योगा स्टार्ट करें और योगा के थ्रू फिर उसको जड़ से मिटाएं उस बीमारी को। मेडिसिन ले लो, क्योंकि जब वो पेन होती है मेडिसिन लेके आते हो, लेकिन सी गुरुजी के सिस्टम में आप बहुत सीवियर पेन में आए हो, बिना मेडिसिन हम वहाँ आपका गर्दन या जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कम करा के दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम ऐसा है, जैसे अभी आपको मैं बता रहा था, जो भी प्रॉब्लम कहीं तो मतलब सिर्फ गर्दन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, कहीं तो पेन हो रहा है क्योंकि वहाँ पिंच हो रहा है,
वो पिंच को योगा में हम सेपरेट करके वो निकाल सकते हैं। कहीं तो इन्फ्लेमेशन है, मतलब लाल होता है ना, इन्फ्लेमेशन है, कुछ बार बार एक दूसरे को टच हो रहा है और वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको भी आप निकाल सकते हो योगा में। तो फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी या आपको सेडेटिव्स, मतलब आपको नींद आने के लिए जो मेडिसिन लेना है, ज़रूरत नहीं है। आप इतना रिलैक्स नहीं जाओगे कि सेडेटिव लेने का ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा आसन करोगे, आपका सिर का वज़न ही ट्रैक्शन के जैसे काम करेगा। लेकिन ये एक कला है, पहले सीखना चाहिए। पहले टीचर के साथ वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको एहसास दिया जाएगा कि ऐसा खुद बॉडी का पार्ट ट्रैक्शन के जैसे आप यूज़ करा के ले सकते हो, स्पेस बढ़ा के ले सकते हो, इन्फ्लेमेशन या सूजन दोनों निकाल सकते हैं, मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कई जो योगा करते हैं लोग, उनको मन में कहीं डर रहता है कि यार मैं योगा आसन करूँगा तो कहीं मेरे कहीं इंजरी ना हो जाए। अगर मैं शीर्षासन की ही बात करूँ, इनफैक्ट जब मैंने भी शुरू किया था तो मैं जब करता था तो मुझे भी कई बार डर लगता था कहीं मेरी बॉडी इम्बैलेंस हो गई और मैं गिर गया तो पता चला करने तो गया था ठीक, हो गई ख़राब। तो उसके लिए आपका क्या कहना है कि मतलब उसको हम लोग कैसे मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए कोई भी एक आसन को करने से पहले, जिससे कि हमें इंजरी कम से कम हो या हो ही ना? बॉडी एक बिल्डिंग जो है वैसा है। बिल्डिंग बनाने वाले सब सोच के बिल्डिंग बनाया गया है। उसमें जो बार लगाया है, बार का थिकनेस, कहाँ कहाँ रिंग लगाना, कैसा उसको सीमेंटिंग करना है, वो जो मटेरियल चाहिए, वो जो मटेरियल मिक्सअप करना है, परसेंटेज, मतलब ये इंजीनियरिंग है। जो भी ये बिल्डिंग बनाने वाले अच्छा इंजीनियरिंग कोर्स करके ही बिल्डिंग बनाया गया है। गलती नहीं होना चाहिए, सीमेंट कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। स्टील का जो क्वांटिटी समझिए या उसका थिकनेस जो भी है वो भी बराबर होना चाहिए। सैंड और व्हाटएवर जो भी रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग बनाने के लिए वो सब बराबर हुआ तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। बिल्कुल। वैसे योगा भी एक एजुकेशन है। बिल्डिंग इन द सेंस, जैसे आपने पूछा शीर्षासन, तो उसको मैं उत्तर दे दिया इन्वर्टेड ताड़ासन। ताड़ासन मतलब कैसे ठहरना है। लेकिन जब हम ठहरते हैं, हमें ऐसा ठहरना चाहिए कि बीच में स्पाइन और दो हिस्से एहसास होना चाहिए। दो हिस्से कौन? राइट वाला एंड लेफ्ट वाला। तो कहीं कहीं तो हिस्सा एहसास नहीं होता, कहीं तो गर्दन कुछ पार्ट एहसास नहीं होता, चेस्ट के हिस्से मतलब जो स्पाइन रहता है ना वो एहसास नहीं होता। हम बस ताड़ासन में ठहरते हैं। बीच का ऊपर से लेकर नीचे तक वो सर्वाइकल 7 या थोरेसिक 12 और लंबार 5 और अब लास्ट वाला 5 तो सैक्रम, सभी एरियाज अपने को महसूस होना चाहिए स्पाइन। उसके लिए अपना प्रैक्टिस राइट साइड लेफ्ट साइड, त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन, अर्धचंद्रासन, जो भी ट्विस्टिंग या इवन आप बैक बेंडिंग कर रहे हो उसमें भी आपको राइट साइड लेफ्ट साइड एहसास करते करते आपको हर एक लेवल एहसास हो जाएगी। सर्वाइकल का हर लेवल, थोरासिक का हर लेवल, लंबार का हर लेवल, लास्ट वाला 5 जो छोटा एक ही बोन में 5 जो बोन्स बैठे हैं। तो जब बीच वाला एहसास हो जाएगी, प्लस उसको हम लंबा रखे शीर्षासन करना चाहिए। जैसे अभी मैं बैठा हूं, स्पाइन का एहसास जो भी कॉमन है वो एहसास करने का जरूरत नहीं है, वो बॉडी को यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए। हमें शीर्षासन करना चाहिए, मतलब एहसास करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना वजन स्पाइन के ऊपर है। बिल्कुल। जब आप सिर है, सिर के बाद सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद थोरासिक है, तो फिर बराबर वेट बीच में जाना चाहिए, प्लस घटना भी नहीं चाहिए, मतलब श्रिंक नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आसन करते करते एहसास हो जाएगी बीच का, और आप अच्छी तरह जगह दे के शीर्षासन में ठहरो। जगह मतलब हर एक हिस्से के बीच में जगह, जैसे ऊपर का वर्टिब्रा, नीचे का वर्टिब्रा और बीच का जो स्पेस है
वो स्पेस भी उतना ही बना के उसको मेंटेन करना चाहिए, तब गर्दन दुखना या कमर दुखना नहीं हो जाएगा। तो बेसिकली लाइट एंड योगा बुक के हिसाब से हमें सभी आसनास करना चाहिए, तब हर एक एरिया का कॉर्नर मालूम हो जाएगा, तब हर एक एरिया को एहसास करते हुए हर एक एरिया के बीच में, जैसे 2 एरिया है उसके बीच में जगह बना के लेना चाहिए, तभी तो आपको इंजरी नहीं हो जाएगी गर्दन वाला या कमर वाला शीर्षासन में। बाकी फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से तो अपने आप परफेक्ट हो ही जाएगी चीज़ें। हाँ, जब हम प्रैक्टिस करते हैं कंस्ट्रक्टिव के तरफ जाते नहीं है, जैसे हमें टीचर बताए हैं कि ये आपने किया है इसका आगे वाला करो, जैसे आप ट्विस्टिंग कर रहे हो, अच्छी तरह चेस्ट उठाओ, आप उठाएंगे छोड़ेंगे, मुझे मालूम है ना, चेस्ट को उठाया और छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि भाई एल्बो के साथ ऐसा काम करो, शोल्डर ब्लेड के साथ ऐसा काम करो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। वो प्रैक्टिस हम करते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है। बिल्कुल, वो स्टार्टिंग में भी यही पूछा था मैंने, पेशेंस चाहिए उसके लिए, वो टाइम चाहिए। इतना टाइम लेता है कि जब तक जैसे कि एक सर्कस में वो बॉल फेंकता है ना ऊपर, वो नीचे से बॉल फेंकता है ऊपर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कितना प्रैक्टिस करता है, बहुत प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस है। लोगों के सामने वो अपना प्रदर्शन देने से पहले कितना प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखने में आसान लगता है लेकिन वो पीछे उसकी प्रैक्टिस बहुत होती है। तो एवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन योगा का ये जो प्रोसेस है, जब तक हम बार बार रिपीट नहीं करते वो हम कैच नहीं कर सकते। एल्बोज ये क्या है और उसका ऊपर काम क्या करना चाहिए, शोल्डर ब्लेड्स, बैक रिब्स, डायफ्राम कहाँ है, इनका ऊपर काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए टीचर बताएंगे, वो टीचर बताएंगे। जब आप करते हैं वो कठिन रहता है और हम उतना रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, आज की डेट में सर टाइम निकालना ही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ है कि वो इसीलिए शायद अयंगर योगा मुझे लगता है फास्ट योगा की तरफ है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर कोई आजकल के जो बच्चे हैं और वो भविष्य में आपकी तरह एक योगा अयंगर योगा स्पेसिफिक अगर बात करो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उनको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी और क्या क्या ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, और मतलब कैसे वो एक अयंगर योगा सर्टिफाइड हो सकता है? सर्टिफिकेशन इनफैक्ट ये अभी बताना क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमें एज ए टीचर इतना बताना चाहता हूं कि खुद प्रैक्टिस करते करते खुद सर्टिफाइड हो जाओ। ये इतना एहसास वाला जर्नी है कि जितना आप एहसास करा के दूसरों को सिखाएंगे, आप अच्छा सर्टिफाइड टीचर बनती जा रहे हो। क्योंकि हर कोई कुक एक्सपर्ट क्यों बन गया, क्योंकि वो खुद बनाया और खुद चख किया, के ले लिया और एहसास करे के ले लिया कि ये कितना हेल्दी और टेस्टी है, तभी तो वो लोगों को दे दिया। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सीखिए, सीखने के बाद करिए। वो जब आप कर रहे हो वो खट्टा ही रहेगा, वो बार बार टीचर के सामने आप करते रहोगे वो उतना टेस्टी नहीं रहेगा, क्योंकि हर बार टीचर का जो इंस्ट्रक्शन रहेगा, आप यहाँ तक आए हो फिर आगे जाओ, आगे जाने के लिए फिर कट्टा आपको झेलना चाहिए। वो जो कट्टा है वो मीठा बन जाएगी, हर आगे वाला जो रहता है वो कट्टा ही रहेगा, तभी तो कट्टा इसके टेस्ट लेना आपको आदत पड़ना चाहिए। हमें क्या होता है कि हाँ भाई मुझे सर्टिफिकेट लेना है, इतना टाइम में मुझे सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर हो गया, हम खट्टा लेने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे क्योंकि हम सर्टिफाइड हो गए, तो फिर खट्टा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस अच्छा करिए। हर जगह पे एक टीचर एरिया में टीचर है, उनके कांटेक्ट में रहिए, उनके साथ पढ़िए, प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे जैसे आप पुणे इंस्टीट्यूट आप कांटेक्ट करेंगे, आप
वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आप कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। क्योंकि ये मेरा ये मेरा कंट्रोल, या मैं गुरु जी का शिष्य हूँ, और जो मुझे सर्टिफिकेट मिला है वो वैसे एक कोर्स नहीं है, बस मैं गुरु जी का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं करने लगा, और गुरु जी भी 2 बार आ गए और बस हो गया। इन द सेंस व्हाट आई मीन, आप पहले शिष्य बनिए, इतना अच्छा शिष्य बनिए कि वो अपने आप आ जाए, और दूसरा जो भी आपको पूछना है वो इंस्टीट्यूट को ईमेल रखिए, आपको उत्तर दिया जाएगा। क्योंकि जनरली लोगों के मन में रहता है ना कि भाई एक जैसे होता है ना सर, कोई डिग्री है, जैसे फॉर एग्जांपल BA BSc की बात करो, एक टाइम लिमिट है कि साहब 3 साल में हो जाएगी, आप BSc ग्रेजुएट हो गए। वैसे ही जैसे कोई अगर अपन बात करें M.Tech कर रहा है तो साहब 2 साल में M.Tech हो जाएगी। वैसे योगा की कोई ऐसी कोई सीमा नहीं है, जब तक आप पूर्ण रूप से खुद तैयार ना हो जाए, एक अच्छे शिष्य ना बन जाए, और आप खुद की प्रैक्टिस आपकी इतनी अपार ना हो जाए कि आप किसी दूसरे को सिखा सके, तब तक आप एक योगा टीचर नहीं बन सकते। हाँ, वैसे ये सिस्टम बहुत अच्छा है, और उनके कंट्रोल में रहने दो जो दे रहे हैं सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको आपको परीक्षा देना है। जैसे पहले ऋषि मुनि, उनको हम पूछ नहीं सकते थे कि मैं टीचर बन गया क्या, हाँ मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। हर बार वो गुरुजी बोलेंगे पहले तू शिष्य बनने जा, बिल्कुल, टीचर अपने आप हो जाएंगे आप, तो फिर मिलेगा आपको, हो जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ टारगेट मत रखिए, आपको जल्दी भी मिल सकता है, आपका अच्छा शिष्यत्व अंदर है तो जल्दी भी मिल सकता है। तो फिर चैनल में रहिए, तो टीचर के साथ रहिए, टीचर आपको गाइडेंस देते रहेंगे, टीचर आपका प्रैक्टिस देखते रहेंगे, मेन इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट रखिए, और वहीं पे भी आपको इंस्ट्रक्शन आता ही जाएगा। और अब लंबा है, 4-5 साल भी हो सकता है, और आप कांटेक्ट में रखिए और हो जाएगा, कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हमें बहुत सारी योगा के प्रति जो चीज़ें थी हमें जानकारी मिली, और दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि योगा एक बहुत ही थोड़ा धीरा प्रोसेस है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। थोड़ा पेशेंस रख के अगर हम योगा के प्रति जाते हैं और योगा करते हैं, तो कहीं ना कहीं एट द एंड हमें बहुत अच्छी बॉडी और बहुत अच्छी शरीर की प्राप्ति होगी, जो कि हमें इंस्टेंट नहीं मिल पाएगी। हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा योगा के प्रति, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जैसे कि कहावत है, वैसे ही हमें योगा को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, डेली प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके हम अपनी बॉडी को, एक उसकी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर।